हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। एमपी बोर्ड में यूनिट 4 है, 5 मार्क्स का है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क्स का एक सैद्धांतिक प्रश्न आएगा। तो क्या है रासायनिक बलगतिकी, पहले हम इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम जानते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्रगामी होती हैं, अर्थात कुछ पिको सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। इसके विपरीत कुछ अभिक्रियाएं अत्यंत मंद गति से संपन्न होती हैं। उदाहरण के लिए लोहे पे जंग लगने की क्रिया बहुत ही मंद गति से संपन्न होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में समय बीतने के साथ अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन का मापन संभव नहीं है, परंतु कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो ना तो बहुत तीव्रगामी हैं और ना ही अत्यंत मंद गति से संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम मंद गति वाली अभिक्रियाएं कहते हैं और इनमें समय बीतने के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन का मापन संभव है, अर्थात हम अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है, केमिकल काइनेटिक कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया की दर से क्या तात्पर्य है? हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो समय बीतने के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता कम होगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, अर्थात अभिकारक हो अथवा उत्पाद दोनों के सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम उस अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो गणितीय रूप से हम अभिक्रिया दर को लिख सकते हैं। सांद्रण परिवर्तन अभिकारक का भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर उत्पाद का भी ज्ञात कर सकते हैं। अभिकारक अथवा उत्पाद किसी भी एक के द्वारा हम अभिक्रिया दर को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां हमने लिखा है सांद्रण परिवर्तन अभिकारक अथवा उत्पाद बटे में समय अंतराल, जो समय अभिक्रिया में लगा है, समय अंतराल। तो इस प्रकार इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम उस अभिक्रिया की दर कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया दर का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। एक है औसत दर, जिसको एवरेज रेट कहा जाता है, और दूसरा है तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट। एक निश्चित समय अंतराल में, मान के चलिए 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 24 घंटे बाद, एक निश्चित समय है। एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम उस अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं। तो यहां औसत दर में एक निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय अंतराल के लिए हम अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। अब तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक दर एक बहुत छोटे समय के लिए दर का मापन है। देखिए, जब अभिक्रिया चलती है तो हर क्षण अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। इसका मतलब है कि हर क्षण वहां सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। अभिकारक के भी सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद के सांद्रण में भी परिवर्तन हो रहा है। तो किसी क्षण जब हम अभिक्रिया की दर को ज्ञात करते हैं तब उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक दर, या यूं कह सकते हैं समय के अत्यंत सूक्ष्म अंतराल जिसमें यह मान लिया जाए कि अभिक्रिया की दर लगभग स्थिर है। उस स्थिति में यदि सांद्रण परिवर्तन को हम dx से प्रदर्शित करें तो ये जो dx बटे dt है, इसी को हम कहते हैं तत्कालिक दर, तात्क्षणिक दर या इंस्टेंटेनियस रेट। तो समय के अत्यंत सूक्ष्म अंतराल
dt के लिए, जबकि यह मान लिया जाए कि अभिक्रिया की दर लगभग स्थिर है, यदि उस परिस्थिति में सांद्रण में परिवर्तन dx हो, तब dx बटे dt को हम उस अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर या तत्कालिक दर कहते हैं। तो इस प्रकार जो तात्क्षणिक दर है, ये एक अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए दर का मापन है, क्योंकि हर क्षण अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होते रहता है। औसत दर में हम एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ज्ञात किए हैं, और ये एक अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन हम ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि अभिक्रिया दर को हम अभिकारक अथवा उत्पाद दोनों में से किसी भी एक की सांद्रता के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, सांद्रण में जो परिवर्तन है उसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं समय बीतने के साथ साथ अभिकारकों का सांद्रण घटता है और उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है। तो जब हम अभिकारकों के द्वारा दर अभिव्यक्ति करते हैं, तब ये जो dx बटे dt है, ये ऋणात्मक होता है, ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। और जब हम उत्पाद के द्वारा उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन को प्रदर्शित करेंगे, तब वहां dx बटे dt धनात्मक होता है। तो यदि अभिक्रिया दर के साथ ऋण या धन चिन्ह लगा हुआ हो, तो उससे केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि दर अभिव्यक्ति किसके द्वारा की गई है। अगर अभिकारक के द्वारा दर अभिव्यक्ति की गई है तो वो ऋणात्मक होगा, और उत्पाद के द्वारा दर अभिव्यक्ति की गई है तो वो धनात्मक होगा। तो धन और ऋण का संबंध केवल इतना है कि वह बताता है कि सांद्रण परिवर्तन किस में प्रदर्शित किया गया है, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार आगे हम लोग ये तात्क्षणिक दर के रूप में ही अभिक्रिया दर का अध्ययन करेंगे, अर्थात जहां भी अभिक्रिया दर की बात करेंगे वहां हम dx बटे dt के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा अभिक्रिया दर की परिभाषा। अब अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किन किन बातों पर किसी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो आगे हम लोग देखेंगे अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए देखते हैं। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है। सबसे पहला जो कारक है अभिकारकों का सांद्रण। हम लोगों ने 11th क्लास में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। दूसरा है ताप का प्रभाव। सामान्यतः यह देखा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर में वृद्धि हो जाती है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि से अभिक्रिया दर 2 से 3 गुनी तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो आयतन कम होगा, दाब बढ़ाएंगे आयतन कम होगा, आयतन जब कम होगा तो प्रति इकाई आयतन में अणुओं की सांद्रता बढ़ जाएगी, और जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो अभी हम लोगों ने देखा कि अभिक्रिया दर अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तीसरा है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल ठोस अभिकारकों पर लागू होता है। हम लोग देखेंगे आगे इसी अध्याय में अर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत। अभिकारक अणुओं के टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है। एक उदाहरण से देखते, जैसे यहां पर एक ठोस अभिकारक है।
अब यदि यहां पर इसको बीच से तोड़ दिया जाए तो ये एक नया सरफेस आ गया। यहाँ के अणु भी आपस में टकरा सकते हैं और अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसको और तोड़ देते हैं। जैसे जैसे अभिकारक को हम तोड़ते जाएंगे नया पृष्ठ क्षेत्रफल आते जाएगा और नए पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित अणुओं की आपस में टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया की दर बढ़ते जाएगी। इसका मतलब है कि यदि ठोस अभिकारकों को चूर्ण के रूप में लिया जाए तो उनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिकतम हो जाता है और अभिक्रिया की दर भी अधिकतम हो जाती है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ठोस अभिकारकों के लिए अप्लाई होता है। अब है नेक्स्ट अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति से तात्पर्य है, उदाहरण के लिए यदि हम H2 अणु की बात करें तो हमें पता है कि यहां 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य एकल बंध है। O2 की बात करें तो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार N2 की बात करें तो 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बंध है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में होता क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के बंध टूटते हैं और उत्पाद के रूप में नए बंध बनते हैं। हमें पता है कि बंध तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और जब नया बंध बनता है तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो जितने अधिक बंध टूटेंगे हमको उतनी ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो जिन अभिक्रियाओं में अधिक बंध टूटते हैं वह अपेक्षाकृत मंद गति से संपन्न होती है और जिनमें कम बंध टूटते हैं वो तीव्र गति से संपन्न होती हैं। तो इस प्रकार अभिकारकों की प्रकृति से तात्पर्य है अभिकारक अणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या, बंध की प्रकृति, उनकी बंधन ऊर्जा। तो इस प्रकार यह भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरकों की उपस्थिति। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। अंत में है विकिरणों का प्रभाव। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो विकिरणों से ऊर्जा अवशोषित करके तीव्र गति से संपन्न होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। H2 प्लस Cl2 ये आपस में क्रिया करके ट्वाइज HCl बनाते हैं। यदि यह अभिक्रिया हम अंधेरे में करते हैं, अंधेरे में, तो बहुत ही मंद गति से होती है। अब यदि इसी अभिक्रिया को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए, H2 प्लस Cl2, अभी भी ट्वाइज HCl बनेगा। तो यहां हम लोग सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश, तो ये तीव्र गति से संपन्न होती है। तो इस प्रकार कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश के फोटोन से ऊर्जा का अवशोषण कर तीव्र गति से संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को
प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एमपी बोर्ड में अनेकों बार यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आया है कि वे अभिक्रियाएं जो विकिरणों के प्रभाव से तीव्र गति से संपन्न होती हैं उनको खाली स्थान कहते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अनेकों बार ये रिपीट हुआ है। तो आज हम लोगों ने अभिक्रिया की दर देखा और अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे, दर नियम देखेंगे, दर समीकरण, दर स्थिरांक, ये अगले वीडियो में देखेंगे।